पहले। उसके बाद जब वो व्यवसाय के लिए भी जाते हैं, वो भी वहाँ पे इसी तरह की चीज़ें फेस करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को, मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों चीज़ों को एड्रेस यदि नहीं किया जाए टाइम पे, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को, ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी मानसिक तनाव, मानसिक मनोदशा में गिरावट महसूस ना की हो। जी मैडम, जब आपको पता चला कि आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर की समस्या है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि इससे ज़्यादा भयानक शायद किसी माँ के लिए नहीं हो सकता कि उसके बेटे को खबर मिले कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। ऐसी परिस्थिति में आपकी, आपके बेटे की और आपके परिवार के बाकी सदस्यों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारे बेटे को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। उस वर्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बड़े को हो जाए तो फिर इसका ये होता है कि चलो ये सहन कर सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, मगर एक बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो, वो चीज़ हम अपने आप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि बच्चे कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे, इतनी बड़ी सर्जरी कैसे होगी, ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो कैसे अपने आप में फिर से आके खड़े होगा, उस चीज़ के लिए हमें मतलब अंदर से बहुत बहुत बड़ी मतलब तकलीफ हुई और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जी। और एक कहावत है हमारे आसपास लोगों तो मतलब ये रहता है कि चलिए ब्रेन ट्यूमर मतलब नाम सुन के ही डर लगता है। जी। और सब ऐसी शंके में डाल देते कि ऐसे अब कुछ मतलब इलाज ही नहीं है, ऐसा कि वो मतलब ठीक नहीं हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मगर चलिए डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग हम गए, ठीक है अभी बच्चे। जी, आपके बेटे की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसे आपने समझाया? उसको ये चीज़ अब 6 साल बच्चे को उसको ये चीज़ पता नहीं है। हमने इस तरीके से उसको डील किया कि बेटा आपके जो पेट में कुछ नहीं है, आपको सर में एक बैक्टीरिया है, उसको निकालना पड़ेगा। एक बैक्टीरिया के रूप में उसको नाम दिया, ट्यूमर नहीं देके उसको एक बैक्टीरिया क्या होता है वो उसको एक फिल्म दिखाया कि ऐसे बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया, वायरस, अभी तो कोरोना वायरस चल रही है, उससे बच्चे एकदम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि वायरस क्या है। इस चीज़ से उसको अवगत करवाया और उसको जानकारी दी कि भाई बेटा आपके सर में जो है ना एक बैक्टीरिया है, उस चीज़ को आपको सर्जरी करके निकालना, आपको कुछ पता भी नहीं। उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है सबके बाद? नहीं, ट्यूमर था तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन था। उसकी ये था कि जिद्दपन, मतलब कोई चीज़ पे एकदम से जिद्दी करना, कोई चीज़ करना तो कंटिन्यू करते रह जाना, ड्राइंग करना है तो करते रह जाना, इस चीज़ में आया था परिवर्तन। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी परिस्थितियों में एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार क्या भूमिका निभाता है? एक सलाहकार क्या भूमिका निभाता है? जैसे हमने अभी पहले लक्षणों को डिस्कस किया है, और उसके साथ एक सबसे बड़ा जो भय है बीमारी के लिए, यदि उसी वक्त वो मनोवैज्ञानिक सलाहकार से मिलते हैं, क्योंकि इस वक्त परिवार में भी और ऐसे ग्रसित व्यक्ति में भी, दोनों में मनोदशा में परिवर्तन होता है। और वो इन चीज़ों को शेयर तो करते हैं, पर ऐसी जगह जहाँ पे उनको सही जानकारी नहीं मिल सकती है, यदि वो उसी समय मनोवैज्ञानिक सलाहकार से मिलें, उनकी मनोदशा में जो परिवर्तन हो रहा है उनके बारे में अवेयर किया जा सकता है, उनके बारे में उन्हें बताया जा सकता है कि इनके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और यदि आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट को लेते हैं, दोनों तरीके से डील करते हैं, तो आपकी जो परिस्थिति है वो गंभीर ना होके उन चीज़ों को बेहतर डील कर सकते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए, एक सही मार्गदर्शन के लिए, उनके बिहेवियर चेंजेस को उनको पहले से बताने के लिए, तो पहले से ही चैलेंजेस के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि इस पूरी परिस्थिति में यदि मनोवैज्ञानिक साथ काम कर सकता है। जी। एक मरीज को जब इस प्रकार की कोई बीमारी पता चलती है तो उसे मनोवैज्ञानिक के पास किस पड़ाव पर जाना चाहिए? बीमारी के बारे में पता चलते ही या थोड़े दिन रुकना चाहिए? सही समय तो है कि वो उसी समय मिले, जब उन्हें मेडिकल डॉक्टर से पता चलता है कि हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हुई है। यदि वो तुरंत मिलते हैं तो जो बीमारी से डर के जाने का भय होता है कि हमें सर्जरी नहीं करवानी है, एक तो वही जो उनका स्टिग्मा है वो खत्म हो जाता है। आने वाले चैलेंजेस के बारे में कि शरीर में परिवर्तन हो सकते हैं, मन में परिवर्तन हो सकते हैं, मनोदशा में इस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं, उस बारे में अवेयर किया जा सकता है। सही समय है वही मिलने का। जी। और जैसा कि हम ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं,
ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस सप्ताह के लिए हम ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर, सामान्य नागरिक के अंदर इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़े। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति ने शायद ब्रेन ट्यूमर का नाम तो सुना है, परंतु वो उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में नहीं जानता। कई लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती हैं इन चीज़ों को लेकर। मैं मैडम से जानना चाहूँगा, क्या आप इस बीमारी के बारे में आपने पहले कभी सुना था? हाँ, मैंने सुना तो था कि ब्रेन ट्यूमर होता है, मगर इस टाइप का कि इतना खतरनाक भी होता है ट्यूमर पता था जी। अब इसका ये लक्षण कैंसरस भी हो सकता है, इसका इतने बड़े इलाज है, हमें ये चीज़ की जानकारी नहीं थी। जब मैडम से मिली, मनोवैज्ञानिक मैडम से मिली, मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली कि इसके लिए आप प्रिपेयर रहो, माइंड सेट करवाया गया हमको कि इसके लिए आप प्रिपेयर रहो, आपको आगे तक भी ये इलाज संभव है, हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। तो हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिली इनसे कि मतलब आगे भी आप अच्छे से इलाज करा पाएंगे। जी, जैसे कि अभी आपका बेटा इलाज करवा रहा है इतने लंबे समय से, तो उसका स्कूल मिस होता होगा। बेटे को जब आप इलाज के लिए लेके जाती होंगी या बीमारी की वजह से आपको उसके साथ रहना पड़ता होगा, तो आपकी भी, आप काम पे नहीं जा पाती होंगी, आपके पति को भी समस्याएं आती होंगी। तो इस पूरे कालांतर में आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी? सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे लिए यही है कि ये सब तो ठीक है, मगर उसके अकॉर्डिंग उस सबको दूर हटा के अपने आप को खुश रखना, उसके साथ खुशी से मतलब हैप्पी बिहेव करना, सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे लिए यही है। उसके साथ कैसे डील करूं जी। क्योंकि हम भी बहुत टेंशन में रहते हैं, प्रेशर रहते हैं, हमारे बच्चे को हुआ है, मगर वो बच्चा तो नहीं समझता है ना कि उसको क्या हुआ है। उसके सामने हम खुश रहना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी। अच्छा, आपके बेटे के अंदर लक्षण किस प्रकार के आते थे? सुबह सुबह वोमिटिंग आना जी। और एक 10-15 दिन हुआ था कि एक बार उसको हेडेक हुआ था सुबह सुबह, बाकी और कोई लक्षण नहीं थी। तब फिर आपने किसी डॉक्टर को इसके लिए? हाँ, मैं फिजिशियन से पहले चेकअप करवाया, उन्होंने जितना भी दिए हमने फॉलो किया, तो फिर ठीक भी हुआ था उसके अकॉर्डिंग, मगर वो कम्प्लीटली जो था हमें पता ही नहीं चल रहा था कोई ट्यूमर है। फिर हम गैस्ट्रो सर्जन के पास गए जी, क्योंकि वो उल्टी होना तो सबसे रिलेट होता है कि पेट से कोई प्रॉब्लम। पेट के डॉक्टर के पास। हाँ, पेट के डॉक्टर के पास गए, वहाँ से उन्होंने पूछा मेरे बेटे से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते सर मुझे कभी कभार सर दर्द हो जाता है। डॉक्टर को ही बताया कि कभी कभार मुझे सर दर्द हो जाता है और बाकी उल्टी होती है। तो उन्होंने बोला कि आप CT स्कैन भी करवाओ और इनका पेट का स्कैन भी करवाओ। हमने दोनों करवाया, पेट के स्कैन में कुछ भी नहीं आया, CT स्कैन में उसका ट्यूमर था, मगर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि आप सर में कुछ प्रॉब्लम है, आप न्यूरो सर्जन के पास चले जाएं, आप वो बेहतर तरीके से आपको समझा पाएगा क्या प्रॉब्लम। जी, आप ब्रेन के डॉक्टर के पास गए, तो स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत ही कठिन समय रहा होगा आपके लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में आपने इनसे उभरने के लिए क्या कदम उठाया? सबसे पहले अपने आप में स्ट्रांग बने कि हमारे बच्चों, मैंने एक्सेप्ट किया कि हमारे बच्चे के ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। इसके लिए हमने डॉक्टर से सजेस्ट किया कि क्या इसका इलाज है, क्या कैसा कराना पड़ेगा, ये ठीक होता है या नहीं होता है, ऐसे सब कुछ हम उनसे बात की। हम हस्बैंड और हम दोनों गए सर के पास, डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला कि हाँ इसका सर्जरी है, जल्द से जल्द आप सर्जरी करवाइए, उसके बाद आपको मतलब क्या है नहीं, अब आगे का प्रोसेस आगे पता चलेगी। जी, तो इस पूरे कालांतर में, इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा जरूरत आपको किस चीज की महसूस हुई? सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको मनोवैज्ञानिक जो है सलाहकार की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने बाकायदा उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया, हमको सपोर्ट किए और अपने आप में मतलब मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। और ये है ना, एक दूसरे को देख के हमने दूसरे बच्चों की माँ को देखा तो हमें अच्छा लगा कि मतलब उनका ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे बच्चे नहीं हैं, दूसरे बच्चे में भी है जी। तो अपने आप में एक जब आप सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह में बाकी बच्चों से मिलती होंगी, बाकी परिवारों से मिलती होंगी, तो आपको समझ में आता, समझ में आया मुझे। धीमी धीमी या मूसलाधार, आज बारिश कितनी बढ़ेगी आपसे अच्छा कौन जाने। फसल के लिए साधारण सल्फर या सल्फर मिक्स, अरे किसान से अच्छा कौन जाने, क्योंकि इसमें मिलता है बेंटोनाइट सल्फर का लंबा असर और सल्फर पाउडर का तुरंत परिणाम। ग्रोमोर सल्फर मैक्स जल्दी असर दिखाए और लंबा साथ निभाए।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं मैडम से जानना चाहूँगा जी, ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अब इनकी जीवन शैली में तो एक परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल लेकर जाना है, बच्चा बीमार है, बच्चे की जीवन शैली में परिवर्तन आया होगा, तो ऐसे में इनके लिए ये न्यू नॉर्मल से वो एडजस्ट कैसे करें? जैसे कोई भी व्यक्ति, जी, ये बीमारी नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी या कह सकते हैं गंभीर परिस्थिति, जब कोई भी व्यक्ति उससे बाहर निकलता है, जैसे आज के समय की हम बात करें, कोविड है, उसमें हम मास्क लगाते हैं, ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। और ऐसे पेशेंट और ऐसे परिवार के लिए जब वो इस बीमारी से बाहर निकलते हैं तो पहले जो वो स्ट्रेटेजी अपनाते थे, जो रणनीतियाँ पहले अपनाते थे, वो तो अब लागू नहीं की जा सकती हैं। उसके लिए उन्हें नई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। अब उन्हें चीज़ों को श्रेणीगत करना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद उनकी जो पहले हॉबीज़ थी, या बच्चे हैं इस तरह के व्यक्ति या परिवार हैं, उन्हें हो सकता है पुरानी हॉबीज़ करने में दिक्कतें हों, अपनी पुरानी जो रुचियां हैं वो बनाए रखने में बहुत मुश्किलें आ रही हों, तो वो नई रुचियां अपना सकते हैं। सबसे इस पूरे दौरान में एक जो हमें भी लगता है कि बहुत आवश्यक है, वो है सहायता समूह। जब वो ऐसे लोगों से मिलते हैं, उन्हें हम की भावना, और हम अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हमें प्रेरित करता है किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए। जी, जैसा आप अभी ये सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में बता रही थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और उसको गठित कैसे किया जाता है, और ये क्या भूमिका निभाता है व्यक्ति के जीवन में? सहायता समूह के ऐसा समूह जहाँ पे इस प्रकार की परिस्थिति से ग्रसित व्यक्ति और उनके परिवार एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, अपनी पूरे इलाज की जर्नी को वो शेयर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। उनकी जो सभी जो नेगेटिव, नकारात्मक जो भावनाएं आ रही थी, वो सामान्यकरण हो जाता है कि नहीं, ये सभी व्यक्ति के अंदर होती हैं इस तरीके की। और इसे संगठित करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें न्यूरो सर्जन हो सकता है, न्यूरो नर्स हो सकती है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर्स हो सकते हैं, और उनके परिवारजन हो सकते हैं। जी, मैडम, आपकी ज़िंदगी में ये सपोर्ट ग्रुप्स ने क्या भूमिका निभाई? मेरी ज़िंदगी में सपोर्ट ग्रुप बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि हमें एक प्रेशर रहता था कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। इस चीज़ से हमें पहले अवगत करवाई जाती है कि आपका ये भी हो सकता है, आप आगे की ये रेडिएशन हो सकती है, कीमो हो सकता है, ये चीज़ मतलब इन्होंने ये चीज़ हमें जानकारी दी। जानकारी से ये रहता है कि हमें आश्चर्य नहीं लगता है कुछ भी चीज़ें, और अपन एब्जॉर्व कर पाते, मतलब कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हम आगे भी कर लेंगे। ऐसे इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैडम, अभी जैसे जागरूकता सप्ताह हम कर रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, इसके मुख्यतः उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से अन्य बीमारियां हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी है, उसी प्रकार से ब्रेन ट्यूमर भी एक बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। इसके प्रत्येक पहलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके दोनों प्रकार से ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटल तौर पे हो। और जो इसके प्रति जो लोगों की भ्रांतियां हैं, जो तथ्य हैं, उनके बारे में अंतर समझ में आना चाहिए। और सबसे आवश्यक है कि लोगों को सहायता समूह के बारे में पता चले कि ये भी सुविधाएं उपलब्ध है। जी, ये तो चलिए आपने ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी अपनी भूमिकाएं बताई। एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार इसके अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं एक व्यक्ति को देता है? जिस प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है उसी प्रकार से सबसे पहले मैं कहूँगी साइको एजुकेशन करना पेशेंट को और परिवार को, दोनों तरीके से ही होती है। ये भी साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, काउंसलिंग के तहत इंडिविजुअल भी हो सकती है, ग्रुप थेरेपी भी हो सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को हेड इंजरी हुई है या किसी सर्जरी की वजह से या गठान की वजह से कुछ कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, तो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग भी, ताकि ब्रेन को दोबारा से ट्रेंड किया जा सके, वो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें तकरीबन कितना समय लगता है?
यदि मैं समय की बात कहूँ तो इसमें समय को आंकना उचित नहीं रह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग दिक्कतें होती हैं। कुछ व्यक्तियों की दिक्कतें होती हैं कि उन्हें हफ्ते में एक बार भी आना पड़ सकता है, किसी व्यक्ति की दिक्कतें होती है कि उन्हें 1 महीने में भी आना हो सकता है, और एक मीटिंग का कह सकते हैं कि आधा घंटा या 1 घंटा इतना समय लगता है। जैसे कई ऐसी बीमारियों के बारे में हमने सुना है जिसमें पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपके पास अभी समय थोड़ा कम है, हो सकता है, संभावना है कि आपकी मृत्यु आने वाले कुछ सालों में हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार उसको किस तरह सहायता दे सकता है? सबसे पहले तो परिवार को और मरीज को जी बीमारी के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए, जी क्योंकि गलत जानकारी हमेशा जानलेवा होती है। और जब ऐसे व्यक्ति को पता चलता है तो उसके मन में भाव आता है कि अब मेरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। जी एकदम से होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस फीलिंग आती है। जी जब वो मनोवैज्ञानिक से मिलता है, अपनी भावनाओं को शेयर करता है, मनोवैज्ञानिक उसके मोटिवेशन को बढ़ाता है। जी और ठीक है, हर व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि वो 1 साल जिएगा, 2 साल जिएगा, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति का अभी नहीं कह सकते। जी तो हर व्यक्ति के जीवन का एक गोल होता है, चाहे वो 1 दिन जिए, चाहे वो 100 साल जिए। ये जब उस व्यक्ति को और उस परिवार को इन बातों की जानकारी होती है, तब उन्हें महसूस होता है कि नहीं, जीवन आगे भी है, जिया जा सकता है, जितना भी है। क्वांटिटी को मद्देनज़र ना रखते हुए क्वालिटी पे फोकस किया जाए। जी पेशेंट की तो बात हम लोगों ने कर ली, उसके जो परिवार के बाकी सदस्य होते हैं जो प्रतिदिन उस मरीज़ को अस्पताल लेकर जाते हैं, जब वो मरीज़ कभी कीमोथेरेपी लेता होगा, रेडियोथेरेपी लेता होगा, उसके बाद जो उसे उल्टियाँ होती होंगी या जो भी उसके अंदर लक्षण देखने को उसे मिलते होंगे, उनको प्रतिदिन देखता है, और अपने किसी प्रियजन को इतने कष्ट में देखने के बाद उसके भी मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, वो हर रोज़ उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। जहाँ पे वो पहले अपने ऑफिस का काम करता था, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ रहता था, अब वैसा तो कुछ भी नहीं रहा है। उसे अधिक से अधिक समय अपने मरीज के साथ देना पड़ रहा है। जी उसकी जो व्यक्तिगत जीवन होता है वो एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। जी तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे जो परिवार हैं, जो ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, वो अपने लिए भी समय निकालें, अपनी रुचियों को भी तवज्जो दें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना उनका मनोबल, उनका मानसिक मनोदशा सही रहेगी, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा वो अपने परिवारजन के व्यक्ति को भी दे पाएंगे। जी मैडम, एक और चीज़ जो हमने देखी है, डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो आजकल हर कोई इस्तेमाल में लाता है। कोई भी समस्या होती है हम कहते हैं कि यार बड़ा डिप्रेशन हो गया। तो एक ज़िंदगी में जो दुख होता है और जो डिप्रेशन होता है, इसमें मुख्यतः अंतर क्या होता है? और यदि कोई मरीज़ है कैंसर का या उसके जो परिवार वाले हैं, यदि वो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार क्या भूमिका निभाता है? सबसे पहले अगर हम तनाव की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो तनाव और दुख दोनों ही लगता है एक जैसी हैं, पर अलग अलग है। यदि कोई व्यक्ति 1-2 दिन के लिए दुखी है, तो वो हम हर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से गुजरता है। लेकिन यही अगर वो मनोदशा, जैसे उसकी जो रुचियां थी उनमें कमी आई है, खाने पीने से संबंधित, लोगों से मिलना जुलना, आशाहीन हो जाना, अपने आप को एकदम से बेकार समझना, ये अगर दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं तो वो तनाव का शिकार हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि जब इस तरह के व्यक्ति, ऐसा होता है, बहुत कॉमन है, यहाँ तक कि अगर और कंडीशंस की बात करें और ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स के साथ तनाव होना बहुत आम बात है। जी। और जब इस तरह के पेशेंट अगर सही समय पे उन्हें इलाज नहीं मिलता है तो वो आत्महत्या की तरफ भी जा सकते हैं। तो सही समय पे इलाज मिलना वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। एक तरह से यदि उसको डील कर लिया तो बहुत सुधार हो सकता है व्यक्ति में। जी, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के अंदर डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल होना या आत्महत्या के बारे में विचार करना, ये एक संभावना तो है ही। साथ ही साथ आजकल हम देख रहे हैं कि आत्महत्या का दर युवाओं में और एक सामान्य नागरिक में भी इतना बढ़ गया है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार क्या भूमिका निभा सकता है? यदि अगर कोई भी व्यक्ति, जो हमने पहले अभी डिस्कस किए हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण, अगर सही समय में परिवार को या उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है, और हो सकता है कि उस व्यक्ति को तो समझ में ना भी आए क्योंकि वो उस परिस्थिति में होता ही नहीं है, यदि उसके दोस्तों को या यदि उसके परिवारजनों को
पता लगता है तो तुरंत उन्हें मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, यदि वो परिस्थिति माइल्ड और मॉडरेट लेवल पे है। यदि वो उससे ज़्यादा हायर पे, सीवियर लेवल पे है, तो दवाइयों की भी उसमें आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों की इसमें आवश्यकता होती है। हम ऐसी स्टेज पे हैं, ना तो हम बहुत पुराने रीति रिवाजों को अपना रहे हैं और ना हम बहुत मॉडर्न हैं। हम ऐसी परिस्थिति में हैं और दिनचर्या जिस प्रकार की बनी हुई है और सुनने वाला कोई होता नहीं है जी। तो तनाव होना बहुत आम है और इस तरह की गंभीर बीमारियों में तो बहुत ही। जी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो बाकी माता पिता हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जैसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही सलाह देना चाहेंगे कि वो जागरूकता हो और छोटी छोटी लक्षणों पे, बच्चों पे या किसी पे उसको ध्यान दे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान दे के और इलाज जल्द से जल्द करवाए। डरिए मत। अब उसको मतलब कुछ भी ट्यूमर भी आता है तो उसको डॉक्टर के पास जाके उसको अवेयरनेस तरीके से और जल्द से जल्द इलाज करवाएं। ऐसी परिस्थितियों में अपने मानसिक स्वास्थ्य को वो कैसे बनाए रखें? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि कैसे बनाए रखें। बहुत दिक्कत होती है अपने आप में कि उसको मानसिक इतनी तनाव होती है कि अब वो ऐसे नॉर्मल तरीके से आप बात भी नहीं कर, एकदम प्रेशर में रहते हैं। इस चीज़ के लिए आप ये सोचिए कि पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हर वक्त हर टाइम अपने आप में सोचिए कि अब इलाज होगा, ठीक होगा, क्यों नहीं होगा। समय से इलाज हो रहा है, समय से सब कुछ हो रहा है, ठीक होगा। बी पॉजिटिव, अपने आप में रहिए, स्ट्रांग रहिए, बच्चे के साथ खुश रहिए। सबसे पहली बात, बच्चे या किसी और भी कोई है ट्यूमर पेशेंट या कुछ भी, तो उसके साथ अच्छे से आप बात करिए, इसको समझाइए ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको समझाना बहुत ज़रूरी रहता है। उसको ये बता देंगे क्या बहुत बड़ी है, ये हो ठीक नहीं हो सकता, उसको अंदर अंदर वो डर सताए रहेंगे। इसीलिए उसको ये बताइए कि ठीक होता है और हम इलाज करें, सब कुछ ठीक है, संभव है। जी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार होने के नाते आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? कम शब्दों में, हमारे पास समय थोड़ा कम है। जी, जब भी आपको कोई भी इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसके साथ ढंग से अच्छे से बात करिए और उसकी क्षमता को उस वक्त आंकिए मत, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता एक जैसी हो ऐसा संभव नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को जितना आप मदद कर सकते हैं उतना करिए। जी धन्यवाद, आप दोनों ने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिया। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा है तो अपने हौसले मजबूत रखिए, क्योंकि याद रखिए ये हौसले किसी हकीम की तरह होते हैं, ये मुसीबत के वक्त ताकत की दवा देते हैं। इसी के साथ मैं दिव्य प्रकाश दुबे लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। धन्यवाद।